अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 एमसीक्यूज़ तो लाजमी ही आते हैं हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर। और अगर हम यहाँ पर देखें कि पीएमडीसी ने हमें इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया है, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक है 4.1 में कि हमने क्या करना है, सेल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है। सेल स्ट्रक्चर में हमने कंपेयर करना है कि हमारे पास जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इनमें क्या डिफरेंस है और फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। फिर हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल के अंदर। यहाँ से मस्ट एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो है वो ध्यान से सुनना है। यहाँ पर भी हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर जो है वो सिमिलर हैं और कौन सी नहीं है। फिर हम डिस्कस करते हैं जी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे पास न्यूक्लियस को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया को। 4 ऑर्गेनल हैं, हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ देखेंगे। फिर हम लास्ट पे बात करेंगे क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या है और उसका जो फंक्शन होता है वो क्या है। ये सब कुछ आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी चाहिए तो मैंने उसका लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग इजीली वहाँ से जाके जो है वो फ्री में पीपीटी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखते तो हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपने जो है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है जी, एनिमल और प्लांट सेल के अंदर अब हमने क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस हैं। ये एनिमल सेल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये प्लांट सेल है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ के जो हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। एनिमल के अंदर जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, ये एब्सेंट होती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल के अंदर देखते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे पास प्लांट होते हैं, प्लांट की हमारे पास जो शेप होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास किस तरह की शेप होती है, यहाँ पर हमारे पास रिजिड शेप होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एनिमल सेल की, ठीक है, तो सेल वॉल के ना होने की वजह से इसकी जो शेप होती है वो किस तरह से होती है, इरेगुलर हमारे पास इसकी क्या होती है, शेप होती है, पहली बात। अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एनिमल सेल होते हैं ना, एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को क्या दिखता है जी, क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराना। लेकिन एनिमल जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये होते हैं जी हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं जी, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम यहाँ पर देखें, इनमें जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल आप लोगों को प्लांट के अंदर भी दिखता है और आप लोगों को जो है वो किस में दिखता है, एनिमल के अंदर भी दिखता है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क क्या है कि यहाँ पर अगर हम एनिमल के अंदर देखें तो एनिमल के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, मैनी, यानी कि बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पर ये साइज में भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, एक ही होता है, लार्ज होता है। और यहाँ पर अगर हम कहें इसकी पोजीशन की बात करें तो ये क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है ना। ये बात हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें
कि हमारे पास ये जो एनिमल और प्लांट सेल होते हैं इनमें जो रिजर्व फूड होती है, यानी कि ये फूड को जिस फॉर्म के अंदर यहाँ पर स्टोर करते हैं, दैट इज दी हमारे पास क्या होती है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहाँ पर ये स्टोर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर यहाँ पर क्या होता है जी, प्लांट के अंदर इनकी जो रिजर्व फूड होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, स्टार्च होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि हमारे पास जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को सेंट्रियोल देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रियोल जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, एक बात ये हो गई। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को जो है ये प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसमें आप लोगों को प्लास्टिड जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक ऑर्गेनल है जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लाइऑक्सिज्म। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या जी, ग्लाइऑक्सिज्म। तो ये जो ग्लाइऑक्सिज्म होता है ना, ये यहाँ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्लाइऑक्सिज्म हमारे पास एनिमल के अंदर होता है ना, ये यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब ये ग्लाइऑक्सिज्म होता क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जो क्या करता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स, उनमें जो हमारे पास क्या होती है, स्टोर्ड लिपिड होता है। ठीक है, इस स्टोर्ड लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इसका काम होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये डिफरेंसेस था। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिमिलैरिटीज। ठीक है ना, क्या हम यहाँ पर देख लेते हैं सिमिलैरिटीज। हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर यहाँ पर जो है वो सेम होती हैं। एक अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, ये आप लोगों को साइड पे दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के केस में ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये सेंट्रल होता है, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं जी किस चीज़ को, राइबोसोम को। ठीक है, तो राइबोसोम भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है जी, गोल्जी एपरेटस होता है। तो यहाँ पर ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। राइट। अच्छा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने एनिमल और प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, फीचर्स की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूकैरियोट में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट के अंदर भी चीज़ें वो प्रेजेंट है, और क्या क्या चीज़ें इनमें जो है वो क्या है, डिफरेंसेस है इनका। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहले हमारे पास हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखो भाई, न्यूक्लियस हमारे पास अगर हम देखें यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, वेल डिफाइन न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर जो है ये वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ये एक बात आप लोगों ने जो है यहाँ पर याद रखनी है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है, मोर देन 1। ठीक है ना, क्या दिखते हैं, मोर देन 1 आप लोगों को यहाँ पर क्रोमोसोम दिखता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिंगल आप लोगों को क्या मिलता है, सिंगल आप लोगों को जो है यहाँ पर
क्रोमोसोम दिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास यूकेरियोट की बात करें तो मोर देन वन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास किस तरह से हो गया, ये हमारे पास हो गया जी डिप्लाइड, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हप्लाइड होते हैं। सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप में हमारे पास ये किस तरह से होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, पहली बात। और यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट को देखें तो ये किस तरह से होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। डीएनए शेप की बात करें तो हमारे पास जो डीएनए शेप होता है किसका, यूकेरियोट का, वो किस तरह से होता है जी, वो होता है जी लीनियर, ठीक है। किस तरह से होता है, लीनियर, यूं इस तरह से, ठीक है। ये किस फॉर्म के अंदर है, ये लीनियर फॉर्म के अंदर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोकैरियोट की, तो यहाँ पर किस तरह से होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना, यूं इस तरह से, ठीक है, ये सर्कुलर होता है। लाइसोसोम की बात करें तो यहाँ पर जो लाइसोसोम होता है ये प्रेजेंट होता है किस चीज़ में, यूकेरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को एब्सेंट दिखता है। क्यों, देखो भाई, जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं ना, उनमें ऑर्गेनेल नाम का कोई हमारे पास क्या है कि कोई फीचर ही नहीं होता, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सिर्फ आप लोगों को यूकेरियोट सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं पैरोक्सिज्म की, तो पैरोक्सिज्म हमारे पास यहाँ पर यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है प्रोकैरियोट के अंदर देखने को नहीं मिलता। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर यूकेरियोट के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये दिख भी सकती हैं, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ मे और मे नॉट, ठीक है ना, मे और मे नॉट एब्सेंट, ठीक है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। फिर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को दिखता है यूकेरियोट के अंदर, लेकिन आप लोगों को प्रोकैरियोट के अंदर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट के अंदर नहीं है, लेकिन ये यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर ये होता है, और यहाँ पर आप लोगों को दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, ठीक है। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल हमारे पास यहाँ पर जो है यूकेरियोट के अंदर भी होता है, और यहाँ पर आप लोगों को प्रोकैरियोट के अंदर भी देखने को मिलता है। राइबोसोम की बात करें तो दोनों के अंदर होता है। फर्क क्या है कि यहाँ पर यूकेरियोट का राइबोसोम 80S का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट का क्या होता है, 70S होता है, ये बात याद रखिएगा। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो यूकेरियोट में होता है, प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली तो यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर देखें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट की जगह उनके जो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। CHL लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर बात करते हैं हम किस चीज़ की, सेल डिवीजन की बात करते हैं। तो सेल डिवीजन में हमारे पास जो यूकेरियोट होते हैं ये क्या करते हैं, माइटोसिस भी करते हैं, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, मियोसिस भी करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, बाइनरी फिजन, ठीक है, यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है कि जो यूकेरियोट का हमारे पास फ्लैजेला होता है ना, ये क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, और ये बना होता है एक प्रोटीन से जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का। लेकिन यहाँ पर अगर हम फ्लैजेला प्रोकैरियोट का देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बना होता है एक प्रोटीन से जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलिन, ठीक है। तो ये इनमें हमारे पास डिफरेंस है। अगर यहाँ पर हम देखें कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है, चाहे 2-3 पॉइंट हमारे पास रह गए, एक हमारे पास क्या है जी, सेल वॉल। सेल वॉल को अगर हम यहाँ पर यूकेरियोट के अंदर देखें तो यूकेरियोट के अंदर आप लोगों को सेल वॉल दिखती है, लेकिन सब में नहीं। आप लोगों को किस में दिखती है, आप लोगों को यहाँ पर प्लांट्स के अंदर दिखती है, आप लोगों को और किसके अंदर दिखती है, फंजाई के अंदर आप लोगों को दिखती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट की सेल वॉल की बात करते हैं
तो प्रोकैरियोट की सेल वॉल जो है आप लोगों को किस में दिखती है, बैक्टीरिया के अंदर दिखती है, और इसमें कंपोजिशन का भी फर्क होता है। अगर देखें ना सेल वॉल प्लांट की तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किस चीज़ की, पेप्टिडो, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। लास्ट पे हमारे पास आता है जी सेल साइज। सेल साइज की बात करें तो हमारे पास जो यूकैरियोट का सेल साइज होता है वो कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर इनका जो है यहाँ पर क्या होता है, साइज होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इनका जो साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे कि यूकैरियोट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एनिमल है, प्लांट है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, ये यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, क्या आता है जी, बैक्टीरिया आता है, और हमारे पास क्या आता है, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दैट इज द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट के अंदर डिफरेंसेस हमने यहाँ पर देखा, कौन सी चीज़ें दोनों में है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, ध्यान से कीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड दैट इज दी हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, जिसमें हमने न्यूक्लियस को डिस्कस करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, और हमने डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया को, और लास्ट पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज द क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला जो ऑर्गेनल है दैट इज द न्यूक्लियस। अब अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस हमारे पास आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, कि सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं कि ये कब डिस्कवर हुआ था, 1831 को डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था, आप सबको पता है, यहाँ पर जो है वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या है जी, ये है जी ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि सेल के अंदर जितनी सारी भी एक्टिविटीज होती है ना वो हमारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है ना, इसकी किस चीज़ की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, यानी कि ये कहाँ पर लोकेट होता है। जैसे कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट होता है, प्लांट के अंदर ये आप लोगों को कहाँ पे दिखता है, ये साइड पे दिखता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर ये आप लोगों को कहाँ पर दिखता है, सेंट्रल पोजिशन होती है इसकी, ठीक है, यानी दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। अब अगर हम यहाँ पर इसका काम देखें ना, हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अगर हम यहाँ पर काम देख लें तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ये क्या करता है जी, ये ट्रांसफर करता है किस चीज़ को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये इसका हमारे पास काम होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि हमें इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है, क्या क्या इसमें हमें जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, इसकी अगर हम शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की है, स्फेरिकल है। आप लोग डायाग्राम के अंदर भी देख रहे हो कि ये किस शेप में है, ये स्फेरिकल शेप के अंदर होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो न्यूक्लियस होता है ना सेल के अंदर, आप लोगों को एक न्यूक्लियस भी दिख सकता है, और अगर एक न्यूक्लियस हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, अगर दो हो तो डाई न्यूक्लिएट कहते हैं, और अगर दो से ज़्यादा हो तो उसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, पोली न्यूक्लिएट का हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अगर हम यहाँ पर क्या डिस्कस करें, वॉल्यूम डिस्कस करें, यानी कि पूरे का पूरा सेल, और सेल में हमारे पास न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता है, तो ये पूरे सेल के वॉल्यूम में से हमारे पास 10% हमारा जो न्यूक्लियस है इसने क्या किया होता है, इसने वॉल्यूम लिया होता है हमारे पूरे सेल में से, ठीक है। ये हमारे पास कुछ जनरल बातें थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखता है बाहर की तरफ एक न्यूक्लियर इन्वेलप, क्या दिखता है भाई, न्यूक्लियर इन्वेलप आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, ये देखें तो ये हमारे पास किस तरह से होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस
न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अब देखो तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन है। किस तरह का है ये हमारे पास होता है जी डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो कि ये हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, ये इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब अगर हम यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन को देखें ना, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पर ये कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है, ये कंटिन्यूअस होती है विथ एक ऑर्गेनेल है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या होती है, ये कंटिन्यूअस होती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन में आप लोगों को क्या दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या दिखते हैं, पोर्स, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, जिसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं जी न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर का इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। और ये जो पोर होते हैं ना, ये पोर बेसिकली बने हुए होते हैं प्रोटीन से। क्या है, ये बने होते हैं हमारे पास किस चीज के, प्रोटीन के। अब वो जो प्रोटीन होती है इसका भी आपने नाम याद रखना है। इस प्रोटीन को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन होती है। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो पोर्स होते हैं ना, इन पोर्स का काम क्या होता है कि ये जो पोर्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट क्यों होते हैं, ये देखें, ये वाली जो जगह है दैट इज द पोर, ठीक है ना। अब ये जो पोर होते हैं, ये पोर प्रेजेंट क्यों होते हैं, इनका हमारे पास काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ये रेगुलेट करते हैं, किस चीज को रेगुलेट करते हैं, पैसेज, ठीक है ना, पैसेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है ये काम होता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं जी, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। लार्ज मॉलिक्यूल में हमारे पास आप याद रखिएगा, जैसे कि हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये उसको जो है यहाँ पर ये पास कराते हैं। दूसरा हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, जो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको भी यहाँ से ये क्या कराते हैं, ये पास कराते हैं। तो ये है हमारे पास क्या चीज, आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, ये होती है जी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे पास किस तरह की होती है, अगर हम देखें तो इसने क्या किया होता है, इनक्लोज किया होता है किस चीज को, न्यूक्लियर मटेरियल को, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है ये उसी तरफ होती है और इसी ने इसको क्या किया होता है, यहाँ पर इसको क्लोज किया होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दे देती हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनर, और ये हमारे पास क्या है जी, आउटर। तो यहाँ पर ये इनर और आउटर के दरमियान में ये स्पेस, ठीक है ना, ये जो हमारे पास क्या है, स्पेस देख रहे हो, इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते थे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। और इसका अगर हम यहाँ पर साइज देखें तो उसका साइज कितना होता है, ये 10 to 15 माइक्रोमीटर जो है ये इसका क्या होता है, यहाँ पर ये साइज होता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो सारे का सारा था हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप था। अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, एक बात याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। लेकिन फिर जब यहाँ पर डॉटर सेल बन जाती हैं तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्या चीज, पहला हमारे पास कंपोनेंट न्यूक्लियस का, दैट इज द न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है ना। फिर हमारे पास यहाँ पर देखो कि ये जो पोर्स थे, यहाँ पर ये पोर, ठीक है ना, ये पोर और ये पोर, ये यहाँ पर जो है ये क्या बना रहे थे आप लोग, यहाँ पर देखो तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जी न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर
कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बनाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को मजीद स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के जो सब यूनिट दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के सब यूनिट आप लोगों को दिख रहे हैं, ये इनको हम नाम क्या दे देते हैं, एनुलर सब यूनिट का नाम दे देते हैं। बेसिकली ये क्या बना रहे होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर का हमारे पास बेस बना रहे होते हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये आप लोगों को इस फॉर्म के अंदर यानी कि पिलर शेप की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, कॉलम सब यूनिट का नाम दे देते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसमें हमारे पास चार जो है बेसिक चीजें होती हैं। एक मैंने आप लोगों को बता दिया, एनुलर सब यूनिट है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉलम सब यूनिट होता है। तीसरा अगर आप लोग यहाँ पर देखो ना कि ये जो हमारे पास क्या होता है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, ल्यूमिनल सब यूनिट का इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है ना, किसकी, न्यूक्लियस की, तो वहां पर आप लोगों को ये क्या दिख रहे हैं, ये रिंग दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, रिंग सब यूनिट का। तो ये हमारे पास चार जो है यहाँ पर सब यूनिट होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को ना ये जो लाइंस दिख रही हैं पिंक कलर में, बेसिकली यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये फिब्रिल होती हैं, ठीक है ना। और ये फिब्रिल तकरीबन ये आगे जाकर ना एक जगह पे मिल जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियर बास्केट का नाम दे देते हैं। और तकरीबन हमारे पास ये 8 फिब्रिल होती हैं जो आगे मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियर बास्केट बनाती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, न्यूक्लियर लैमिना का नाम दे देते हैं। बेसिकली ये एक मैश होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या चीज, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द मैट्रिक्स, ठीक है। हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने लगे हैं जी, मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स। यहाँ पर आप लोगों को ये जगह जो दिख रही है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, मैट्रिक्स का, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। अब मैट्रिक्स को देखिए तो मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह का होता है, ये सेमी सॉलिड होता है। किस तरह का होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर मजीद आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो आप लोग ग्रीन कलर में ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस है। फिर आप लोगों को और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जी डीएनए आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज द इंजाइम, ठीक है। तो इंजाइम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, न्यूक्लियोलस की। ये जो आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ऐसे दिख रहा है जैसे ये एक ऑर्गेनेली है, इसके अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक सेल के अंदर एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस को बनाता है कौन जी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे बनाता है, क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर एक स्पेशल प्लेस होती है जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, जिसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं NOR, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये रीजन जो होता है, यहाँ पर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन होती है इस न्यूक्लियोलस को बनाने की। तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस है, इसको यहाँ पर क्रोमोसोम बनाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस कंसिस्ट जो है ये करता है हमारे पास किस चीज से, ये कंसिस्ट करता है ग्रेन्यूल,
ठीक है। ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स किस तरह के होंगे, ग्रेन्यूल्स बेसिकली होंगे जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं ना, जो राइबोसोम के जो हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर टुकड़े होते हैं, वो जो है तैयार शुदा टुकड़े जो है यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो राइबोसोम को बनाने वाली फैक्ट्री है वो क्या है, वो है जी न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखते हैं, फिब्रिल दिखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को क्या दिखता है जी, आप लोगों को दिखता है जी डीएनए। तो ये हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियोलस है। फिर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर इस जगह पे मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहे हैं जी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है जी, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है जी क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है जी, क्रोमोसोम होता है। अब अगर हम क्रोमोसोम को यहाँ पर मजीद देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम है ना, इसने क्या किया होता है, ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जो कि मैं आप लोगों को क्रोमोसोम वाले टॉपिक के अंदर डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक न्यूक्लियस। अब अगर मैं आप लोगों को जो है वो न्यूक्लियस का काम बताऊं तो न्यूक्लियस का काम आप लोग सब जानते हो कि न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, यहाँ पर ये जितनी भी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, ये उनको जो है यहाँ पर ये ट्रांसफर करता है। और दूसरी बात कि सेल की जितनी एक्टिविटीज होती है ना, ये उनको भी क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी को कोई बात समझ ना आई हो, देन वो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर समझ आ गया है तो अपना प्यारा सा फीडबैक दे दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास दूसरी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो हम इस टाइटल को देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक, एंडो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। प्लाज्मिक ये जो वर्ड निकला है कहाँ से निकला है, ये निकला है जी साइटोप्लाज्म से, ठीक है ना। और ये जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम किसको कहते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं जी नेटवर्क को। किसको बोलते हैं, नेटवर्क को हम यहाँ पर बोलते हैं। अब अगर इन तीनों वर्ड को कंबाइन करके हम यहाँ पर इसको जो है वो डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें ये जो नेटवर्क होता है किस तरह का होता है, यहाँ पर ये देखें तो ये किस तरह का है, ये फ्लैटेंड सैक होती है। क्या होती हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स होती हैं जो कि आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है। आपस में क्या होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं और एक सिस्टम बना रही होती है और एक चैनल बना रहे होते हैं, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें, मैं थोड़ी सी एक सैक जो है अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये देखें ये हमारे पास इसकी क्या है, एक सैक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होता है, ये होता है जी डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये क्या होता है जी, डबल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, इन मेम्ब्रेन के दरमियान में आप लोगों को ये जो जगह दिख रही है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, ये स्पेस जो है इसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं जी, ल्यूमन का नाम दे देते हैं। ल्यूमन के अंदर का जो भी मटीरियल होता है वो, और जो साइटोप्लाज्मिक मटीरियल होता है ना, ये आपस में हमारे पास क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते। क्यों मिक्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इनके जो क्या है, ये पर मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन का भी हमारे पास नाम क्या है जी, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। और जो स्पेस इनके दरमियान में है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इसको हम कहते हैं जी सिस्टर्नल स्पेस, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। एक बात आप लोगों को ये समझ आ गई। अच्छा जी, हमारे पास ये जो क्या होते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखो ना कि ये जो हमारे पास क्या होता है, जो
रफ रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना आप लोगों को ग्रेन्यूल मिलते हैं, और वो ग्रेन्यूल क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास राइबोसोम। ठीक है, तो आप लोगों को राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से हम इसको यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली जगह जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी राइबोसोम का जो ग्रेन्यूल है वो नहीं दिखेगा। सो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों जो है वो सेपरेटली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वन बाय वन करके मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो फंक्शन बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है ना, अब देखो भाई लिपिड के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि फास्फोलिपिड है, वैक्सेस है, टर्पीन्स है, स्टीराइड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कौन से लिपिड को सिंथेसाइज करता है, ये करता है जी फॉस्फोलिपिड को। किसको, फॉस्फोलिपिड को ये सिंथेसाइज करता है। दूसरा ये करता है जी स्टीरॉइड को। ठीक है, और तीसरी चीज जो यहाँ पर ये सिंथेसाइज करेगा दैट इज द कोलेस्टेरोल। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर ये लिपिड के अंदर बनाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, अब ये डिटॉक्सिफिकेशन में किस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है, किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होती है उसको जो है वो रिमूव करना, किसका काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये डिटॉक्सिफाई किस तरह से करता है, क्या इसके पास है, इसके पास यहाँ पर जो है इंजाइम की फैमिली होती है जिसका नाम हमारे पास क्या है, जिसका नाम है साइटोक्रोम P450। ठीक है, ये इसके पास क्या होती है, फैमिली होती है एंजाइम की, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। फिर इसका तीसरा जो हमारे पास काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किस चीज को, इम्पल्स को। ठीक है, और इसका जो हमारे पास और काम होता है वो क्या होता है कि क्या करता है, ये करता है जी ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। ठीक है, तो ये वेजिकल के फॉर्म में जो है ये क्या करता है, चीजों को एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, ये था हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें हम किस चीज़ की, हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, राइबोसोम प्रेजेंट है। अब अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा कि क्या करता है, ये प्रोटीन को क्या करता है, ये बनाता है। अब ये जो प्रोटीन होती है ना, यहाँ पर ये नॉन फंक्शनल होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, फिर इसको जो है वो फंक्शनल होने के लिए फिर किसी और ऑर्गेनेल में जाना पड़ता है, दैट इज द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो यहाँ बन तो जाती है प्रोटीन, लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि वो कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द गोल्जी अपरेटस। क्या है हमारे पास ये जी, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, ये किस तरह का है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसकी शेप किस तरह की होती है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर है जी, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये होता किस तरह का है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये किस तरह का होता है, ये फ्लूइड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये किस तरह का होता है, ये होता है जी फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं। ठीक है ना, तकरीबन ये हमारे पास ये जो आप लोग सैक देख रहे हो ना, ये वाली सैक, तकरीबन हमारे पास कितनी सैक होती हैं, 5 से लेकर 8 हमारे पास ये क्या होती हैं, सैक होती हैं। अच्छा, ये जो गोल्जी अपरेटस है ना, गोल्जी अपरेटस को किसने डिस्कवर किया था, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका हमारे पास नाम क्या है, कैमिलो
गोल्जी, ठीक है ना। इन्होंने जो है ये इसको डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, हमारे पास 1898 को जो है इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये हमारे पास क्या है जी, गोल्जी अपरेटस है। अब अगर हम यहाँ पर गोल्जी अपरेटस को देखें तो गोल्जी अपरेटस की हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं। क्या होती है, हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ। पहली इसकी जो फॉर्म होती है उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सिस्टरने का। किसका नाम दे देते हैं, सिस्टरने का नाम दे देते हैं। सिस्टरने हमारे पास ये जो आप लोग ये इसी फॉर्म में देख रहे हो, यू लाइक हमारे पास किस तरह की होती है, ये वाईफाई सिग्नल्स की तरह से होती है, ठीक है। और दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी आप लोग देखो तो ये किस फॉर्म में आपको मिल सकती हैं, ये ट्यूब्यूलर भी आपको मिल सकती है, लाइक दिस, ठीक है ना। ये ट्यूब्स की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से देख सकती हैं। तीसरी जो आप लोग यहाँ पर फॉर्म देखोगे वो हमारे पास किस तरह की होगी, वेजिकल की फॉर्म में भी आपको यूं मिल सकती है इस तरह से, ठीक है। और जो चौथी हमारे पास होती है वो क्या होती है, गोल्जियन वैक्यूल। किस फॉर्म में, गोल्जियन वैक्यूल की फॉर्म में आपको देख सकती हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसमें आपको फिर सब्सटेंस देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं हमारे पास इस गोल्जी अपरेटस से रिलेट, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ वो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। पहली हमारे पास जो टर्म होती है दैट इज द गोल्जी बॉडी। क्या हम कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी में अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो एक सैक होती है, लाइक दिस, ये वाली जो आप लोग सैक देख रहे हो, ठीक है ना, ये यूं इस तरह से, ठीक है। ये जो सैक देख रहे हो इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, गोल्जी बॉडी का नाम दे देते हैं। दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज, गोल्जी अपरेटस। क्या होता है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है ना। अब ये जो गोल्जी अपरेटस होता है इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक सैक को हमने यहाँ पर नाम दिया था गोल्जी बॉडी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सैक जब आपस में यहाँ पर क्या होगी, असेंबल होगी, तो इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, गोल्जी अपरेटस का नाम दे देंगे। फिर तीसरी चीज हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं जी, किस चीज का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब हमारे पास क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, क्या है जी, गोल्जी अपरेटस प्लस हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वेजिकल होती है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कि इस डायग्राम के अंदर देखिए तो यहाँ पर ये वेजिकल है, ठीक है ना, ये वाली वेजिकल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, गोल्जी अपरेटस प्लस वेजिकल ये मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो गोल्जी अपरेटस में हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द फेसेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, ठीक है ना। देखो अब ये जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है ना, इसके अंदर हमारे पास हमें दो फेसेस देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, गोल्जी अपरेटस है, सॉरी गोल्जी बॉडी है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास क्या होता है कि ये वाला जो आप लोग फेस देख रहे हो ना, ठीक है ना, इस फेस को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इस फेस को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ट्रांस फेस का। किसका नाम दे देते हैं, ट्रांस फेस का हम इसको नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास ये जो ट्रांस फेज होता है ना, ट्रांस फेज बेसिकली हमारे पास ये जो हमारी ER होती है, यानी कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये इससे क्या होता है, ये दूर होता है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमारे पास ट्रांस फेज होता है ना, इसको हम यहाँ पर दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज द हमारे पास क्या होता है, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये किस तरह का होता है, ये कनकेव फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये वाली जो जगह आप लोग देख रहे हो, ये वाली जो साइड आप लोग देख रहे हो, उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सिज फेज का हम इसको नाम दे देते हैं। और ये जो सिज फेज होती है ना, ये ER के क्या होती है, ER के ये करीब होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये सिज फेज कहते हैं। और दूसरा सिज फेज को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ये तो हमारे पास क्या था, मैच्योरिंग फेज था, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, फॉर्मिंग फेज का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है। अब हमारे पास लास्ट चीज जो इस गॉल्जी अपरेटस में रह गई है एंड दैट इज हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ द गॉल्जी अपरेटस। देखो भाई, मैंने आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में ये बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कि ये क्या करता है, ये हमारे पास जो क्या होता है कि इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को बनाता है। ठीक है ना। अब प्रोटीन जो होती है ना, वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये बनती है, ठीक है ना, फिर वो वेजिकल की फॉर्म में क्या होती है, यहाँ पर ये बाहर आ जाती है। लेकिन ये जो प्रोटीन होती है ना, ये क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है। ठीक है। अब ये नॉन फंक्शनल होने की वजह से मैंने कहा था कि इसको जो है किसी और ऑर्गेनेली के पास जाना पड़ेगा एंड दैट इज द गोल्जी अपरेटस। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये गोल्जी अपरेटस के अंदर आएगी। गोल्जी अपरेटस में इसको किया जाएगा मॉडिफाई करने के लिए इसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास क्या होता है, पैकेजिंग। ठीक है, इसका हमारे पास क्या है, पैकिंग है पहला। ठीक है। दूसरा इसका हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसिंग है। और तीसरा इसका जो काम होता है वो होता है जी सेक्रीशन में। ठीक है। तो ये 3 काम हमारे पास इसको फंक्शनल करने के लिए यहाँ पर गोल्जी अपरेटस में होते हैं। अब ये 3 काम किस किस तरह से होंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारे पास ये जो क्या होती है, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल यहाँ से सिक्रीट होती है। अब ये जो हमारे पास वेजिकल है ये जाएगी हमारे पास कहाँ पे, हमारे पास हमारे गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस पे जाने के बाद ये उसकी मेम्ब्रेन से क्या करेगी, फ्यूज करेगी। क्या कर लेगी, फ्यूज कर लेगी। और फिर हमारे पास इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा यानी कि जो प्रोटीन होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, वो हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का बना के आप लोगों को क्लियरली दिखाऊं, तो यहाँ पर सपोज करो ये हमारे पास वेजिकल था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, इसके अंदर क्या थी, प्रोटीन थी। अब ये जो प्रोटीन थी ना इस वेजिकल के अंदर, ये प्रोटीन किस फॉर्म के अंदर थी, लीनियर फॉर्म के अंदर थी। लेकिन जैसे ही ये गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगी तो ये जो हमारे पास लीनियर फॉर्म की थी ना, इसको हम यहाँ पे इस तरह से करके क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। तो जब हमारे पास इस गोल्जी बॉडी के अंदर इस प्रोटीन की जब फोल्डिंग हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो प्रोटीन है इसकी क्या हो गई है, पैकिंग हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है दैट इज द प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो प्रोटीन यहाँ पर फोल्ड हुई है, इस फोल्डिंग में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग। कैसे होगी, यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पर ऐड कर दें ग्लूकोज, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। ठीक है। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोजिलेशन, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है। और अगर हम इस प्रोटीन के साथ ऐड कर देते हैं किस चीज को, लिपिड को, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बन जाए, जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनेगा उस प्रोसेस को हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, ग्लाइकोजिडेशन का हम इसको यहाँ पर जो है यहाँ नाम दे देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कुछ चीजें ऐड करने पर ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये हमारे पास बन जाता है जी, इसकी हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्या हो गई है, प्रोसेसिंग इसकी हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है जी, प्रोटीन है, अब ये फंक्शनल हो चुकी है, अब ये काम करने के काबिल हो चुकी है। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप आता है दैट इज द सेक्रीशन। फिर क्या होता है कि इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल ये क्या हो जाएगी, सेक्रीट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सेक्रीट होगी या तो ये करेगी कि सेल के अंदर ही रहकर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर देगी, वरना ये जो है सेल के बाहर इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये तो था हमारे पास क्या चीज, एनिमल सेल के अंदर की ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं ना, तो प्लांट सेल भी क्या करता है, वेजिकल को सेक्रीट करता है। लेकिन वो जो वेजिकल होती है ना, वो जो सेक्रीशन होती है वो बेसिकली कब होती है, सेल डिवीजन के दौरान होती है, जब एक फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, जब एक सेल वॉल बनती है हमारे पास प्लांट सेल के अंदर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो टच दे देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट सेल है, सपोज करें
अब प्लांट सेल के अंदर भी ऑर्गेनेल है, जैसे कि हमारे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस है। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, अपनी ये जो वेजिकल होती है, ये वाली वेजिकल, ठीक है ना, ये वेजिकल सेक्रेट करता है, ये एसेंबल हो जाती है, एलाइन हो जाती हैं। इनके अंदर जो मटेरियल होता है, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास गोल्जी वेजिकल प्लांट के केस में होती है ना, इसके अंदर जो मटीरियल होता है दैट इज द पैक्टन। और हमारे पास क्या होता है जी, पैक्टन होता है, यहाँ पर हमारे पास पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है जी, सेलुलोज होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या करती है कि इनके जो हमारे पास क्या होती है, वॉल्स होती हैं, जो वेजिकल है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये रप्चर होती है, यहाँ पर फिर सारा मटेरियल निकल आता है। निकलने के बाद यहाँ पर ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पर ये सेल वॉल बना लेते हैं, और सेल फाइनली सेल डिवीजन में प्लांट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट केस में ये हमारे पास चलता है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, गोल्जी अपरेटस। नहीं समझ आया तो फिर आप लोग मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, कोई बात जो आप लोगों को यहाँ पर समझ ना आई हो तो बोल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है जी, ये है जी पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि सेल की जितनी भी हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारा कौन पूरी कर रहा होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पूरी कर रहा होता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है किस तरह की होती है, ये रॉड शेप के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को दो मेम्ब्रेन दिखती हैं। साइज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो साइज में अगर हम यहाँ पर इसका देखें डायामीटर, ठीक है, इसका क्या देखें, डायामीटर देखें तो इसका जो डायामीटर होता है कितना होता है, 0.2 से लेकर हमारे पास 4 नहीं है यहाँ पर, 0.2 से लेकर ठीक है, 0.2 से लेकर ये 1 माइक्रोमीटर इसका जो है हमारे पास डायमीटर होता है। लेकिन अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। ये है हमारे पास। अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, ये स्मूथ होती है, ठीक है ना। दूसरा ये क्या होती है, परमीएबल होती है। क्या होती है, परमीएबल होती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को क्या दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे पास इनको हम नाम क्या दे देते हैं, पोरिन्स का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पर आप लोगों को इस तरह के क्या दिखते हैं, आप लोगों को इस तरह के जो हैं ये पोर्स दिखते हैं। इन पोर्स का आप लोग अगर खुद से अगर आप लोग दिमाग से सोचें तो हमारे पास अगर हम देखें ना, इन पोर्स का काम क्या होगा कि ये क्या कराएंगे, एक्सचेंज कराएंगे ना मटेरियल्स को, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, कंपोजिशन की, के हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये किस किस चीज़ से मिलके बनी होगी, तो ये बिल्कुल वैसे ही उन्हीं सब्सटेंस से मिलके बनी होती है जैसे कि हमारे एक टिपिकल सेल की जो बाउंड्री होती है, जिसको हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये उसी से मिलके बनी होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को मिलता है जी लिपिड, ठीक है, लिपिड मिलता है। लिपिड कितना होगा, लिपिड होगा जी 40%। और यहाँ पर आप लोगों को प्रोटीन देखने को मिलती है। प्रोटीन कितनी होगी, प्रोटीन जो है यहाँ पर ये 60% आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, फिल्टर आउट करती है, ठीक है, फिल्टर आउट बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस आउटर मेम्ब्रेन का क्या होता है, ये काम होता है। फिर हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें जो आप लोगों को रेड कलर में दिख रही है, दैट इज दी कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है जी इनर मेम्ब्रेन।
कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है जी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को देखो तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, फोल्ड, ये वाले फोल्ड दिख रहे हैं। इन फोल्ड को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, सिस्टर्ने का। किसका नाम दे देते हैं, सिस्टर्ने का हम इसको नाम दे देते हैं। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पर ये रिजिड होती है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें कि जिस तरह से आउटर मेम्ब्रेन क्या थी, परमिएबल थी, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होगी ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। क्या होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान से याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर कंपोजिशन की बात करें तो ये भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। कॉन्स्टिट्यूट का फर्क होगा, यानी कि यहाँ पर जो लिपिड होगा, लिपिड कितना होगा, यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर ये 20% दिखता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, तो जो प्रोटीन होती है वो आपको कितनी दिखेगी, 80% आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रोटीन दिखती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना आप लोगों को एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, यूं माचिस की तीली की तरह से, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। इसको हम नाम क्या देते हैं जी, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं F1 पार्टिकल। क्या है जी, F1 पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो F1 पार्टिकल होता है ना, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या करवाते हैं, एटीपी बनवाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास क्या होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को कम्प्लेक्सेस दिखते हैं, लाइक दिस, ये वाले, इस तरह से करके ना आप लोगों को क्या दिखते हैं, कम्प्लेक्सेस दिखते हैं। इन कम्प्लेक्सेस को अगर हम यहाँ पर देखें ना, ये कब काम आते हैं, ये हमारे ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास यही वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, ये तो था हमारे पास इनर और आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस देख रहे हो आप, इस स्पेस को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या नाम दे देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, किस चीज की, मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो मैट्रिक्स बेसिकली इसका किस तरह से होता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, पर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। CH लिखा, इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि कभी ये पहले वक्तों में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया हुआ करता था, ठीक है ना, और इसके अंदर आप लोगों को जो है वो क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। लेकिन ये जो राइबोसोम होगा, याद रखिएगा, ये कौन सा होगा, 70S का होगा, ठीक है ना। ये जो 2 पॉइंट है कि इसका अपना डीएनए है और इसका अपना जो है ये राइबोसोम होता है, इसी की वजह से कंसीडर किया जाता था कि ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या था, ये पहले जो था ये बैक्टीरिया था, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है, RNA भी आप लोगों को दिखता है, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रोटीन भी देखने को मिलती हैं। तो ये है हमारे पास क्या चीज, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये वाली जो जगह देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं जी, मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि क्या है, बेसिकली ये हमारे पास क्या होती है, साइट होती है फॉर एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इससे हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। दूसरा इसका काम हम यहाँ पर देखें तो ये क्या करता है, यहाँ से जो क्रैब साइकिल होता है वो भी चलवाता है, और यहाँ पर हमारे पास पायरुविक एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना, किसकी, पायरुविक एसिड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो ये भी यहाँ से ये करवाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या करवाता है, ये बीटा ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है जी, ये बीटा ऑक्सीडेशन कराता है, किस चीज की, फैटी एसिड की,
ठीक है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो इन्फेक्शन होते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन, उसको भी आइडेंटिफाई करवाता है। तो ये हमारे पास किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रोमोसोम हमारे पास क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है जी, एक थ्रेड लाइक हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं ना, इनको अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये 23 पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 23 पेयर होते हैं ना, यहाँ पर हम इनको 2 की फॉर्म में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं कि हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास क्या चाहिए, सेक्स क्रोमोसोम। अब हमारे पास ये जो 23 पेयर होते हैं, इसमें से हमारे पास कितने पेयर, 22 जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोसोमल। जो थर्ड पेयर होता है ना, उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास मेल और फीमेल के अंदर चेंज होता है। मेल के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक्स और वाई की फॉर्म में होता है, और फीमेल के अंदर ये एक्स एक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये 46 क्रोमोसोम इसी फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास, अगर हम ये देखें कि क्रोमोसोम को हम किस तरह से देख सकते हैं, तो 2 तरीकों से हम इसको देख सकते हैं। एक हम इसको देख सकते हैं बिफोर डिवीजन। कब इसको देख सकते हैं, बिफोर डिवीजन। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सा इस तरह से हमें ये जो है ये धागा दिखेगा, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, क्रोमैटिन का हम इसको नाम दे देंगे। दूसरा, अगर हम इसको कब देखें, यहाँ पर ड्यूरिंग डिवीजन देखें। ठीक है, डिवीजन देखें तो ड्यूरिंग डिवीजन हमारे पास ये जो पतला सा धागा होता है ना, ये क्या हो जाता है, यूँ इस तरह से कंडेंस हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह से कंडेंस होकर फिर ये क्या बना लेता है, यूँ इस तरह से एक क्रोमोसोम बना लेता है। इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी क्रोमोसोम। इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह का होता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है ना, अब क्रोमोसोम के ना यहाँ पर हम पार्ट्स को देखें तो क्रोमोसोम के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं इस क्रोमोसोम को इस तरह से हाफ हाफ कर दूं, तो ये जो हमारे पास ईच हाफ होता है, ठीक है ना, ईच हाफ ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जी क्रोमैटिड का। किसका नाम दे देते हैं, क्रोमैटिड का नाम हम इसको यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है जी क्या चीज़, एक क्रोमोसोम। ठीक है ना। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के यहाँ पर आप लोग ये जो सर्कुलर पोजिशन देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सेंट्रोमेयर का, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो सेंट्रोमेयर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेशल प्रोटीन दिखती है। क्या दिखती है, एक स्पेशल प्रोटीन आप लोगों को दिखती है। और उस स्पेशल प्रोटीन का हमारे पास नाम क्या होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होती है ना, जब हमारी सेल डिवीजन हो रही होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, ठीक है ना, वो इसी काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ आकर अटैच होते हैं, और फिर जो क्रोमोसोम होता है ना, उसकी इक्वल सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेंट्रोमेयर है ना, ये क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट पोजिशन के ऊपर आप लोगों को मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है ना, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेंट्रोमेयर। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारा है जी सेंट्रोमेयर। ठीक है ना। अब ये जो सेंट्रोमेयर है, अगर आप लोगों को यहाँ पर टिप ऑफ द क्रोमोसोम मिलता है, तो इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, टीलोसेंट्रिक। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या देंगे, टीलोसेंट्रिक। अगर यहाँ पर ये टिप से थोड़ा सा क्या हो, नीचे की तरफ हो, तो इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ
तरफ हो तो उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और अगर ये बिल्कुल ही सेंटर के अंदर हो तो इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, मेटासेंट्रिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर। समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम की ये जो टिप होती है, ठीक है ना, ये जो टिप होती है, इस टिप को ना हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, टीलोमेयर का नाम दे देते हैं। किस चीज का नाम दे देते हैं, टीलोमेयर का नाम देते हैं। अब टीलोमेयर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये एक प्रोटेक्टिव कैप होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कैप होती है। ठीक है, समझ आ गया, जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डैमेज। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम के ऊपर आप लोगों को एक रीजन दिखता है जिसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। देखो हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी इसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सेंट्रोमियर। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो क्या होती है, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक हो गया। एक कंस्ट्रिक्शन तो हमें मिलती है किस फॉर्म के अंदर, सेंट्रोमियर की फॉर्म के अंदर। अब ये वाली जो जगह, ये थोड़ी सी जो आप लोग कंस्ट्रिक्शन देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम दे देते हैं। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर एक जगह होती है NOR, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो कौन बनाता है, यही क्रोमोसोम के ऊपर NOR, जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, यही बनाता है। और ये हमारे पास क्या होता है, फैक्ट्री है हमारे पास, क्या चीज है, ये इंस्ट्रक्शन यहीं से जाती है। फिर न्यूक्लियोलस जो है ये क्या करता है, हमारे पास जो राइबोसोम होते हैं उनको क्या करता है, ये बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की जो क्या होती है, केमिकल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब ये जो केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है किस किस चीज से मिलके बना हो सकता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये किस चीज से मिलके बना होता है। ये जो क्रोमोसोम है ये DNA से मिलके बना होता है। और DNA भी कितना होता है, 60% आप लोगों को यहाँ पर जो है वो DNA दिखता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी कि ये इसके अंदर और क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन होता है। तकरीबन 30 से लेकर 40% आप लोगों को इसमें प्रोटीन दिखती है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी दिखता है। क्या दिखता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये तकरीबन कितना होती है, ये तकरीबन आप लोगों को 5 से 10% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मिलता है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनका स्ट्रक्चरल प्लस इनका क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है ये क्या होता है, वैसे तो मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर डिटेल के साथ पढ़ा कर आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा टच दे देती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड में आप लोगों को बेसिक 3 चीजें दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगा क्या चीज, राइबोज शुगर, 5 कॉर्नर शुगर मिलती है। फिर आप लोगों को यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस मिलती हैं, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। और फिर कार्बन नंबर 5 के ऊपर आप लोगों को जो है फास्फोरिक एसिड मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के अंदर जो DNA होता है, DNA रेगुलर इंटरवल्स पर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इसके अराउंड रैप अप होता है। वो कैसे, अब सपोज करो मैं यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखा दूं कि ये हमारे पास क्या है, ये DNA है। DNA रैप करता है किसके ऊपर, नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्या करता है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये इस तरह से क्या करेगा, ये रैप अप होगा, ठीक है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे ये रैप अप होगा। और जहां पर ये रैप होता है, ठीक है ना, अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, वहां पर ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता
बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम। इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, न्यूक्लियोसोम का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रैप हुआ है ये किस तरह से हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें ना तो हमारे पास क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये क्या हो जाते हैं, रैप अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियोसोम है। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर मजीद बताऊं तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इनकी हमारे पास टाइप होती है। एक को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, यूकैरियोटिन का, यूक्रोमैटिन का हम इनको नाम देते हैं। अब यूकैरियोटिन को अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है ना, वो क्या होती है, ओपन कन्फिग्रेशन होती है। इनके जो जीन्स होते हैं ना, ठीक है, इनके जो जीन होते हैं वो शोन होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये किस तरह से होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये इस तरह से, ये यूं इस तरह से क्या होते हैं, यूं ये शो होते हैं। तो फिर हमारे पास जीन शो होने की वजह से ये एक्टिव होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये वर्क कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास जो होते हैं, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन, क्या नाम दे देते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन का हम इनको नाम दे देते हैं। अब ये जो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं ना, ठीक है ना, हेटेरोक्रोमैटिन ये कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कंडेंस्ड होते हैं। इनके जो जीन होते हैं, ठीक है ना, ये शो नहीं होते। जीन शो नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि ये इनएक्टिव हैं, तो ये काम नहीं कर सकते। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो यूं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को क्रोमोसोम का, अगर मैं यहाँ पर आपको फंक्शन बताऊं तो हमारे पास जो क्रोमोसोम का फंक्शन होता है, पहली चीज कि ये क्या करते हैं, एक तो ये स्टोर करते हैं किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। दूसरा ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं किस चीज को, हेरिडिटी को। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ये उसके अंदर हेल्प करते हैं। तीसरा ये वेरिएशन लाते हैं। वेरिएशन कैसे लाएंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब ये हमारे पास वेरिएशन लाते हैं। तीसरा ये क्या करते हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन जो है ये कराते हैं कि कौन मेल है और कौन हमारे पास क्या होता है, फीमेल होता है। तो ये थे हमारे पास 4 मेजर टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फिर हम यहाँ पर लास्ट पे देखते हैं जी, थोड़ा बहुत एनालिसिस देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत एमसीक्यूज देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने जो भी सुना है या जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कितना कंसेप्ट हमारा हुआ है। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, ये गोल्जी अपरेटस है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है, राइबोसोम दिखता है, लेकिन फर्क है यूकैरियोट में 80s, प्रोकैरियोट में 70s। नेक्स्ट है हमारे पास के विच सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, हमें पता है किसमें नहीं होती, प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को नहीं मिलती। फिर तीसरा है हमारे पास द मेन फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पहला जो फंक्शन आप लोगों को बताया था वो क्या था जी, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है जी, लिपिड सिंथेसिस। फिर हमारे पास आता है कि विच ऑर्गेनेली मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन, हमें पता है पढ़कर आए हैं, वो हमारे पास क्या होती है, गोल्जी बॉडीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, आंखें बंद करके आप लोग आंसर करेंगे कि ये क्या है जी, न्यूक्लियस है। फिर हमारे पास होता है कि सिक्स्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड मेनली ऑफ, किस चीज से मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। विच सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। तो हमारे पास क्या होता है,
कि वो ऑर्गेनेली बतानी है जो एब्सेंट होती है एनिमल के अंदर, प्रेजेंट होती है किस चीज में, हमारे पास ये क्या होगी जी, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो है ये नहीं होता, किस चीज के अंदर नहीं होता, हमारे पास एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। फिर है जी रफ एंडोप्लाज्मिक डिफर फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये हमारे पास क्या होता है, लाइसोसोम होते हैं, क्योंकि इसके पास एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए इज लोकेटेड इन दी, किस में होता है जी, साइटोप्लाज्म। देखो डीएनए लोकेशन की बात करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि जो डीएनए साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस में नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, तो उनका जो डीएनए होगा वो कहाँ पर होगा, वो उनके साइटोप्लाज्म में होगा। फिर हमारे पास 12th है कि विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि विच इज नॉट फाउंड इन दी प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो भाई होती है, ठीक है ना, बेनेथ दी सेल वॉल यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता हमारे पास यहाँ पर, न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड। फिर है कि गोल्जी एपरेटस रिसीव प्रोटीन फ्रॉम, गोल्जी एपरेटस किससे लेता है जी, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या करता है, प्रोटीन लेता है। नेक्स्ट है कि विच फीचर इज कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो इसका जो आंसर है दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज, और ये चैप्टर भी हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई आप लोगों का पॉइंट रह गया हो, मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई भी फीडबैक देना है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।